आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक काल के ऊपर। आप लोगों का एग्जाम है 20 तारीख को आधुनिक काल के ऊपर, इसीलिए मैं आधुनिक काल पर पहले वीडियो बना रहा हूँ। और जो रीति काल और भक्ति काल का जो एक टॉपिक रह गया है वो मैं आधुनिक काल करने के बाद डाल दूंगा। तो आज की इस वीडियो के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को हम पूरा डिटेल से और अच्छे से समझेंगे कि आधुनिक काल क्या है। उसकी ये पहली वीडियो है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक काल को। रीति काल तक आपने देखा कि सभी की सभी जो रचनाएं थी वो कविता के अंदर लिखी जा रही थी, परंतु आधुनिक काल में कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है, कुछ ऐसा घटित होता है, वो जो कविताओं में रचनाएं हो रही थी उसकी जगह अब गद्य रूप को ज्यादा बढ़ावा मिल गया। आज की इस पहली वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आधुनिक काल कैसे आया, अस्तित्व में आने के पीछे उसके क्या रीजंस थे, और ये भी जानेंगे कि आधुनिक काल के यानी कि जो गद्य काल शुरू हुआ उसके शुरुआती कवि कौन थे जिन्होंने गद्य लिखना चालू किया। तो इन सभी के ऊपर डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में करेंगे और कुछ बात भारतेंदु युग से भी हम लेंगे। तो किसी भी काल को समझने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उस काल की परिस्थितियों को समझना, कि उस टाइम पर आसपास क्या घटित हो रहा था, हमारे राजनीति में क्या चल रहा था, आर्थिक पहलू कैसे थे, समाज में क्या चल रहा था, कुल मिलाकर के परिस्थितियां उस समय की कैसी थी, इसे जानना होता है। क्योंकि मैंने आपको अपनी वीडियोस में कई बार बताया है कि परिस्थितियों के अनुसार ही साहित्य क्या है हमारा उभर करके सामने आता है, परिस्थितियों के अनुसार साहित्य बनता है। तो पहले हम परिस्थिति ही जानेंगे। तो हम जिस परिस्थिति के ऊपर बात करने वाले हैं वो लगभग 1850 के आसपास रहेगी। तो क्योंकि आधुनिक काल की शुरुआत 1850 के बाद मानी जाती है, तो हम बात करेंगे 1850 के आसपास, कुछ टाइम उसके पीछे का, कुछ उससे आगे का। आप सभी जानते होंगे कि 1857 में यानी कि इसके 1850 से 7 साल बाद ही एक क्रांति हुई। इस क्रांति में किसान, व्यापारी, सामंत, लगभग सभी लोग, ज्यादातर जो किसान उसमें शामिल थे, वो किसके प्रति विद्रोह कर रहे थे? अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कर रहे थे। तो यानी 1850 का ये जो समय है उस समय अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था। अंग्रेज की नीतियों से आप लोग काफी ज्यादा वाकिफ भी होंगे, मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अंग्रेजों ने उस टाइम पर अपने भारत को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ रखा था। हमारी जो आर्थिक स्थिति थी उन्होंने उसे बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया था। भारत के जितने भी व्यापार थे, बड़े बड़े व्यापारी थे जो अन्य देशों में अपना सामान बेचा करते थे, उन पर भारी टैक्स लगा दिए ताकि वो अपना सामान विदेशों में ना बेच पाए, और केवल अंग्रेज ही क्या है हमारे भारत का जो सामान है उसको व्यापार कर पाए। और जो लोग अपने देश में ही व्यापार करते थे उनके ऊपर भी उन्होंने कई प्रकार के टैक्स लगा करके उनके लिए व्यापार करना बहुत ही मुश्किल कर दिया। अब व्यापार करना उनके फायदे का सौदा ना रहकर घाटे का सौदा हो गया था। तो अंग्रेजों ने काफी नीति अपनाई जिससे कि वो भारत को लूट सके, चाहे बेशक वो ट्रेनों का निर्माण उन्होंने करवाया हो, लोगों के बीच में फूट डाली हो, या धीरे धीरे हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी उसको खत्म करना हो। कुल मिलाकर के यही कहूँगा कि 1857 का जो समय था, जिस समय भारत में ये आधुनिक काल उभर कर आ रहा था, जिसे हम आधुनिक काल कह रहे हैं अपने हिंदी साहित्य में, उस टाइम पर लोगों के मन में अंग्रेजों के प्रति बहुत ज्यादा विद्रोह था, गुस्सा था, जिससे क्या हुआ कि उन सभी के अंदर देश के प्रति, जिसे कहते हैं हम राष्ट्रीयता की भावना, कि ये हमारा देश है और इस पर अंग्रेज राज कर रहे हैं, इसे लूट रहे हैं, हमें इसे बचाना हमारा क्या है कर्तव्य, हमारा धर्म बनता है इसे बचाना। तो लोगों के अंदर वो राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही थी। और जो प्रवृत्तियां आधुनिक काल से पहले थी वो थी जब राजा महाराजाएं रहते थे और उनके दरबारी लोग होते थे, तो वहां पर कुछ इस प्रकार का वातावरण था। पर अब जो वो वातावरण है कुछ बदल चुका है। अब दरबारी वातावरण क्या है नहीं है। अब यहाँ पर किसान है, व्यापारी है, सामंत है, अंग्रेज हैं और भारत के आम लोग हैं, जिनके ऊपर सामूहिक रूप से अंग्रेज क्या है उनको परेशान कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को खराब कर रहे थे। तो इसीलिए लोगों के अंदर फूट बढ़ रही थी। तो इसी को विद्रोह करने के लिए उन लोगों ने कई तरीके अपनाए। तो उस कविताएं जो हमारे पास अब तक कविता करते आ रहे थे उससे उन भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है वो उसमें सार्थक नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम कुछ नई चीज़ की अभिव्यक्ति हमें करनी होती है, कोई नई चीज़ समाज में लानी होती है, तो उसके लिए हमें नए साधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। अभी तक हम जो कविताएं करते आ रहे थे उससे काम नहीं बन रहा था। अब हमारे पास नए विचार थे, इसको अब समाज में फैलाने के लिए हमें नए साधनों की आवश्यकता थी। वो नया साधन किस रूप में हमारे सामने आया? वो आया गद्य के रूप में। तो गद्य के रूप में अपने विचारों को व्यक्त करना काफ़ी ज़्यादा
आसान है। तो ये थी आधुनिक काल की परिस्थिति। मेन रूप से आप ये ध्यान रखिए कि विचारों की अभिव्यक्ति जो है गद्य में ज्यादा आसान थी। अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करना गद्य के रूप में ज्यादा आसान था बजाय कविता के। तो इसलिए लोगों ने अब गद्य को एक्सेप्ट करना शुरू किया। और जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि कोई भी काल जो है या फिर कोई भी परिवर्तन होता है वो अचानक से नहीं होता है। कि ऐसा नहीं है कि 1850 के बाद ही अचानक से गद्य फैल गया पूरे समाज में कि अब क्या है गद्य ज़्यादातर लिखा जाने लगा। नहीं, इधर इस समय, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ 1850 के आसपास, वहाँ पर गद्य का रूप बहुत व्यापक रूप में देखने को मिला था। परंतु उससे पहले भी कुछ गद्य की रचनाएं हो रही थी जिसे हम गद्य के शुरुआती कवि के रूप में गिनते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं कवियों या लेखकों के बारे में जानेंगे जो सबसे पहले क्या है उन्होंने गद्य की शुरुआत करी थी या जिन्हें हम गद्य का प्रारंभिक लेखक मानते हैं। तो मूल रूप से ये 4 लेखक हैं जिन्हें हम गद्य के शुरुआती लेखक के रूप में गिनते हैं। तो सबसे पहले जिनकी हम बात करेंगे वो है मुंशी सदासुख लाल। इनकी एक रचना है बहुत प्रमुख, आपको याद रहनी चाहिए, वो है सुख सागर। तो सुख सागर इनकी रचना है। ये मुंशी सदासुख लाल क्या कहते हैं दिल्ली में ही रहते थे। इन शुरुआती लेखकों में से सबसे ज्यादा जो व्यवस्थित लिखते थे वो सदासुख लाल लिखते थे। तो इनकी रचना काफी ज्यादा व्यवस्थित थी बजाय इन शुरुआती लेखकों के। ये तो बात हो गई मुंशी सदासुख लाल की। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रारंभिक गद्य लेखक की ओर जो कि थे इंसा अल्लाह खां। इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है जो आपने शायद सुनी भी होगी, रानी केतकी की कहानी, जो कि 1803 के आसपास लगभग मानी जाती है कि उन्होंने रचना करी थी। इसे उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। इंसा अल्लाह खां उर्दू के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे और इनके टाइम पर क्या कहते हैं इनकी जो भाषा है वो काफ़ी चुटकुलेदार थी और इनके टाइम पर तुकबंदियों का ज़्यादातर लोग अपनी रचनाओं में प्रयोग करते थे। उस समय ऐसा चलन था कि तुकबंदी क्या है अपनी रचनाओं में वो लोग यूज़ करते थे। तो इनकी रचना में भी वो तुकबंदी हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं तीसरे लेखक की। तीसरे लेखक थे अपने लल्लू लाल जी। तो लल्लू लाल जी तीसरे लेखक हैं और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है प्रेम सागर। प्रेम सागर ये जो रचना है इसे खड़ी बोली की पहली रचना कहा जाता है। तो आपको याद रखना है खड़ी बोली की पहली रचना प्रेम सागर है जिसे लल्लू लाल जी ने लिखा था। लल्लू लाल जी को अरबी और फारसी का काफी अच्छा ज्ञान था। इसके बावजूद भी जो इनकी रचना थी काफी ज्यादा सरल होती थी और समझने में आसान थी। इनकी रचनाओं में भी हमें मुहावरे देखने को मिल जाते हैं और जो तुकबंदी का प्रयोग है ये भी करते थे। चौथे जो लेखक हैं खड़ी बोली के प्रारंभिक चौथे लेखक वो है सदल मिश्र। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है नासिकेतो पख्यान। ऐसा ही कुछ लिखा है, नासिकेतो पख्यान। इनकी जो रचना है ये है, आप नाम पढ़ सकते हैं, बड़ा सा लिखा है इसमें। सदल लाल मिश्र बिहार के थे और इसलिए इनकी जो भाषा है उसमें पूर्वीपन भी पाया जाता है। अब ये जो 4 लेखक मैंने आपको बताया ये खड़ी बोली के शुरुआती लेखक थे और आपको एक बात इनको जहाँ पर रिलेट करनी है वो ये करनी है कि 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी और इसी कॉलेज के जॉन गिल क्राइस्ट जो कि एक अध्यापक थे, उर्दू हिंदी अध्यापक, तो इन्होंने ही क्या है एक योजना बनाई कि क्यों ना हिंदी उर्दू के कुछ पुस्तकें लिखवाई जाए। इन्हीं के आग्रह पर लल्लू लाल जी ने जो रचना करी थी वो प्रेम सागर है और सदल मिश्र ने एक रचना करी थी जो मैंने आपको बताया नासिकेतो पख्यान। तो इन्हीं की प्रारंभिक रचनाओं को और इन्हीं लेखकों को खड़ी बोली के आरंभिक लेखकों की कैटेगरी में गिना जाता है और यही है खड़ी बोली की प्रारंभिक कुछ रचनाएं। अब हम बात कर लेते हैं कि खड़ी बोली के विकास में क्या क्या चीजें जो है सहायक थी, मतलब किन किन चीजों ने खड़ी बोली को बढ़ावा दिया जिसकी वजह से जो खड़ी बोली में रचनाएं थी काफी ज्यादा होने लग गई। तो सबसे पहला इसमें जो बताया गया है ईसाई मिशनरीज। तो ईसाई मिशनरीज ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया वो था खड़ी बोली था। लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने खड़ी बोली का इस्तेमाल किया। इसकी वजह से खड़ी बोली गद्य को काफी ज्यादा विकास मिला। दूसरी जो बात थी अभी मैंने आपको बताया था कि शिक्षा प्रसार की पुस्तकें, कि लोगों को शिक्षित करने के लिए अब जो पुस्तकें छप रही थी वो भी गद्य के रूप में छप रही थी। विशेष रूप से खड़ी बोली का उपयोग उस भाषा में किया जा रहा था, जिसमें से कुछ का मैंने आपको उदाहरण यहाँ दिया है और कुछ का उदाहरण आपको आपकी किताब में मिल जाएगा कि वो कौन कौन सी किताबें थी जिन्हें लोगों को शिक्षित करने के लिए वो पुस्तकें छापी गई थी। तो इसमें तीसरा पॉइंट आता है ब्रह्म समाज और चौथा पॉइंट है आर्य समाज। इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। ये इन दोनों ने क्या किया, जब ईसाई मिशनरीज अपना प्रभाव लोगों पर ज्यादा छोड़ रही थी, उनको ज्यादा अपना जो है धर्म प्रचार में लग गई थी, तो हिंदू जनता को बचाने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए इन लोगों ने अपनी रचनाएं
और कुछ उनको जागरूक करने की कोशिश करी कि वो उन लोगों से कैसे बच सकें। तो इसके लिए जो भी रचनाएं वो लिख रहे थे, लोगों से जो बात कर रहे थे, वो सभी की सभी खड़ी बोली गद्य में ही की जा रही थी। तो इनके इन प्रयासों से भी खड़ी बोली को काफ़ी ज़्यादा जो है विकास करने का मौका मिला। पांचवी जो चीज़ थी वो है छापे खाने। ये सब जो भी रचनाएं लिख रहे थे और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा रहे थे, इसमें जो सबसे बड़ा जो रोल था वो था छापे खानों का। अगर छापे खाने नहीं होते तो गद्य का विकास उस बड़े स्तर पर नहीं हो पाता जिस बड़े स्तर पर हमें देखने को मिलता है। छापे खाने की इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है गद्य के विकास के लिए। तो छठी चीज़ जो आती है वो है पत्र पत्रिका। तो पत्र पत्रिकाओं के अंदर नियमित रूप से लोग अपने क्या है विचारों को उसमें व्यक्त करते थे, जिसका माध्यम वो लोग खड़ी बोली को ही अपनाते थे। तो इन पत्र पत्रिकाओं का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है गद्य विकास के लिए। तो अब तक हमने जो भी देखा ये था आधुनिक काल शुरू होने से पहले, यानी जब आधुनिक काल अपनी शुरुआती स्टेज में था। जब इसकी तो हम पता है अभी हम आधुनिक काल की हमने बात भी नहीं करी है। 1850 के बाद असली आधुनिक काल जो है हम मानते हैं कि शुरू हुआ था, और अपन ने जितनी भी अभी तक बातें करी वो 1850 से पहले की थी। अब जो हम बात करेंगे वो 1850 के बाद करेंगे, यानी जब गद्य का जो विकास था असली में हमारे सामने हमें देखने को मिलता है बहुत ही व्यापक रूप से, जो कि हमारे सामने कब आता है, भारतेंदु युग के काल से प्रारंभ होता है। तो असली गद्य साहित्य का विकास भारतेंदु युग से शुरू होता है, और हम जो अगली वीडियो में है उसी पर बात करेंगे। उसमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा इस पे रहेगा कि गद्य साहित्य का जो विकास हुआ उसमें भारतेंदु को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हीं के नाम पर ही जो गद्य साहित्य की जो शुरुआत है उनका जो श्रेय दिया जाता है भारतेंदु को वो बहुत ज़्यादा दिया जाता है, और उनका श्रेय इतना ज़्यादा है कि उस पूरे युग का नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया है। तो भारतेंदु जी ने ऐसे कौन कौन से काम किए, वो कौन कौन से कार्य थे जिसकी वजह से गद्य को इतना ज़्यादा विकास मिला और जिसकी वजह से भारतेंदु जी का इतना ज़्यादा नाम है, तो उनके सभी काम का हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। और भारतेंदु काल का जो टाइम था वही वो समय था जिसने इस आधुनिकता की नींव डाली। यानी अभी तक जितना भी साहित्य उभर करके आ रहा है जिसमें गद्य की जितनी भी विधाएं हैं, उसके अंदर चाहे निबंध हो, उपन्यास हो, और भी गद्य की जितनी भी विधाएं हैं, उन सभी का जो विकास है उसकी जो आधारशिला रखी थी वो इसी भारतेंदु युग में रखी गई। ये सभी भारतेंदु युग में किस प्रकार से रखी गई और उसका विकास किस तरह से हमारे सामने आता है, ये सभी की सभी अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगली वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना।